दोगे। अब मेरे पास एक बंदा आया, कहता है सुशील गुप्ता जी मेरे रिश्तेदार है। मैंने कहा किस चीज़ का रिश्तेदार है, क्या रिश्तेदार है बताना भाई जरा विस्तार से। कहता जी ये मैंने तो आज तक आपके किसी ब्याह में नहीं देखा, आपके पीछे दादाजी एक्सपायर होते तब भी नहीं मैंने देखा। तो सुशील गुप्ता ना उसका शोक प्रस्ताव तक नहीं आया, तो काहे का रिश्तेदार है भाई, ये चुनाव के रिश्तेदार है क्या? सुशील गुप्ता 4 तारीख के बाद आरोप लगाने की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं रहने में आपको नजर भी नहीं आएगा। और आरोप लगाने को तो पता नहीं क्या कुछ लगाए जा सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति की गरिमा होती है। और मैं कहता हूं कि इसको व्यक्तिगत पर सुशील गुप्ता जी को लेकर नहीं जाना चाहिए, आम आदमी के लोगों को लेकर नहीं जाना चाहिए। यदि इस प्रकार का डेमोक्रेसी के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो गरिमाएं ध्वस्त हो जाएंगी। आपको क्लियर नहीं हुआ क्या? अभी पार्टी ने उनको कैंडिडेट बना लिया, पूरी पार्टी उनके लिए काम कर रही है, दिन रात उनके साथ चल रही है। कोई कैंडिडेट कृष्ण बेदी जी ने नहीं बनाया, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बनाया, सेंट्रल नेतृत्व ने बनाया, पूरा नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि नवीन जिंदल जी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार है, 200% यहाँ से जीत के जाएंगे, अच्छे मार्जिन से जीत के जाएंगे और लोकसभा के अंदर कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। विपक्ष का काम बोलना है, वो बोल रहे हैं, वो अपने एजेंडे में बोल रहे हैं। नवीन जिंदल जी ने ये कहा कि मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, परंतु मेरा काम जवाब देगा। विनोद जी बहुत बड़े सवाल किया आपने। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सभी के सभी लोग सभी के सभी पार्टियों में ही पैदा होते हैं? ठीक है ना? क्या किसी और पार्टी ने आज तक किसी कैंडिडेट को नहीं लिया? क्या किसी और लोग ने कभी किसी ने पार्टी नहीं बदली? ये एक कहने की बातें हैं, परंतु रणनीति के हिस्से होते हैं राजनीतिक तौर पर। उस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है और नेतृत्व की कमी नहीं है, परंतु कुछ सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कुछ लोगों को पार्टी में लाना भी पड़ता है, उनको एडजस्ट भी करना पड़ता है, उनको मोबिलाइज भी करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लड़ाई जीत हार की होती है तो जीतने के लिए हर घोड़े पर दांव लगाया जाता है। 2 मई को नवीन जी के बड़े लीडर आ रहे हैं, कितने रोजगार मिल गया? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 1 लाख से जो कम आमदन वाले लोग थे, उनका परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उन लोगों को सर्वे कराया। हर ब्लॉक स्तर पर हमने कैंप लगाए, उन लोगों को सब रोजगार के लिए लोन देने की बात की, उनके लिए पशुपालन की बात थी, चाहे दुकान की बात थी, चाहे उन लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने की बात थी, चाहे 5 अंक देकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनकी योग्यता के अनुसार उनको एडजस्ट करने की बात थी, या हरियाणा प्रदेश की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा प्रदेश की जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके माध्यम से भी उन लोगों को रिलीफ देके हमने एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम किया। और हमारा पहला प्रयास ये है कि 1 लाख से कम आमदन वाला जो भी परिवार है उसको 1,80,000 तक अब उसके संसाधन जुटाकर उसको मजबूत करके वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। और ये निरंतर चलने वाला काम है, इसको हम चला के रखें। हाँ, अभी 2 तारीख की नॉमिनेशन की डेट है। वैसे तो लगभग सभी 2, 3 और 4 में हमारे सभी कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। अब सारे हरियाणा प्रदेश की रैलियों की जिम्मेवारी मैं ही देख रहा हूँ। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी और अन्य नेताओं की रैलियाँ चल रही हैं। अब 2 तारीख के बाद नॉमिनेशन के बाद अब 19 तारीख का हमारा पहला चरण का चुनाव हुआ, उसमें हमारे प्रभारी विप्लव देव जी भी वापस आ गए हैं। अब उनकी भी जनसभाएं शुरू हो गई हैं। सुरेंद्र नागर जी भी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो हमारे सह प्रभारी हैं, वो भी आ रहे हैं। और चुनाव के लिए सतीश पुनिया जी भी जो हमारे राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वो भी उधर से फ्री हो गए हैं। सभी जगह सभी हरियाणा प्रदेश के लोग भी और देश के लोग भी जाएंगे। अभी 2 तारीख का फाइनल नहीं हुआ, जैसे फाइनल होगा सबसे पहले सूचना आप लोगों को देने का काम करेंगे। मंत्री जी, कोरोना काल तो एक ही मुद्दा जो पकड़ के रखे कोयला घोटाला। आप उनसे आप पूछना ना, मैं तो क्या पूछना, मैं तुमसे कोई संबंध नहीं है। क्या लगता है क्या? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी या इंडी गठबंधन पूरी तरह बुखलाया हुआ, ठीक है। वो लोग छाछ तो बोलने से बोले छल नहीं बोल रही हैं, इसमें सैकड़ों छेद हैं। और इनकी जो टॉप लीडरशिप है, कहाँ पे आज वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? तिहाड़ में है ना। और आरोप लगाएंगे वो किसी और पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उन लोगों के पास मौका था, हम शीला जी को जेल भेज देंगे,
इतनी लंबी लंबी लिस्टें पढ़ते थे कांग्रेस के नेताओं के, इतने बड़े बड़े घोटाले, शायद मुंह दुखने लग जाता था। हमें तो वो सारी बातें याद भी नहीं है। जब उनके पास ताकत आई तो कुछ किया नहीं, और उल्टा कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। शीला दीक्षित को कहते हैं हमारी नेता है, कांग्रेस को कहते हैं हमारी नेता है। जिन विचार लड़के आए थे जिन विचारधाराओं के साथ, वो सारे के सारे मामले उन्होंने की। गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले ली, कोठी नहीं लेंगे, ले ली। अरे भाई, जब आप पूरा नहीं कर सकते किसी विषय को, एक व्यक्ति कोई अनपढ़ तो था नहीं, वो IAS था, IRS था, उसको ये पता था कि ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल में आती है, मुख्यमंत्री के नाते मुझे लेनी पड़ेगी, तो क्यों लोगों को बरगला रहा था। गाड़ी लेनी पड़ेगी, उसको पता है मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल आता है। सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल आता है। किसने कहा था उसको ये बात कहने के लिए? किसी ने नहीं कहा था। अब मैं राज्य मंत्री था, जो मेरा प्रोटोकॉल बनता था सरकार को देना था। आज मैं नहीं हूँ, वो प्रोटोकॉल नहीं है। वो मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको पता था कि ये प्रोटोकॉल मुझे मिलेगा, फिर किस लिए नखरा दिखा रहा था? परंतु वो सारी चीज़ें लेने का काम किया। आज जिस भ्रष्टाचार की वो बात करते थे, उस भ्रष्टाचार में गले तक भीगे हुए नहीं है, डूबे नहीं है, वो तो दब चुके हैं उस दलदल में। तो इसलिए इन लोगों से बहुत ज़्यादा कोई लोगों को उम्मीद रही नहीं है। बेदी जी, अगर बात करें, सरपंचों ने भाजपा का विरोध करने की बात कही है, बोला है कि गांव में घुसने नहीं देंगे, इस पर क्या कहेंगे? मुझे ये संज्ञान में विषय नहीं है, परंतु यदि कोई बात आपके पास बाय पर्टिकुलर कुरुक्षेत्रा की बात कर रहे हो, करनाल मीटिंग हुई है परसों पूरे हरियाणा, अपन अभी कुरुक्षेत्रा में बैठे हैं, करनाल में जाएंगे तो करनाल की बात करेंगे। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुधार की तरफ कोई जाएगा तो कुछ ना छोटी मोटी टेक्निकल समस्या आएंगी। सरपंच साहब से मेरा निवेदन है कि वो टेक्निकलिटी जो प्रॉब्लम थी उनको काफ़ी हद तक दूर किया है, और कोई एक दो साथी को कहीं लगता है कि कोई समस्या है, उसका समाधान करने के लिए सरकार हर समय तैयार है, और वो चुनावी समय में इस प्रकार का मुद्दा न बने। 2 मई को कोई बड़ा लीडर है नवीन जी के लिए नामांकन दर्ज कराने? मंत्री जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है आप सभी को पता है, अंत्योदय, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो शिक्षा से वंचित रह गया, जो रोजगार से वंचित रह गया, जो अधिकार से वंचित रह गया, जो न्याय से वंचित रह गया, जो दवाई से वंचित रह गया, जो भोजन से वंचित रह गया, उसका हमने उदय करना है। और वो जो संरक्षण है किसी जाति को नहीं है, किसी धर्म को नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है, वो भारत में बसने वाले प्रत्येक नागरिक की लड़ाई हमने लड़ने का काम शुरू किया है, और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय करने की हमने शुरुआत की है। और हमारी सरकार ने 1,80,000 से नीचे के जो लोग आमदन के लोग हैं, उनको चाहे उज्ज्वला का लाभ देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, उनके सिर के ऊपर छत देने की बात हो, उनके घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, 85 करोड़ परिवारों को अनाज देने की बात है, उनके लोगों के बच्चों के लिए पहले हमने पहली क्लास से लेकर MA क्लास तक सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में फ़ीस माफ़ की थी, परंतु हमने अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में भी हमने फ़ीस माफ़ करने की बात की है। 60 साल से आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम पेंशन देंगे। मैं तो आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब हमारी सरकार बढ़ी, पत्रकार साथियों को पेंशन का प्रोविजन भी हमारी सरकार ने करने का काम किया। बेदी साहब क्या कहेंगे, लगातार आम आदमी पार्टी का उन अल्पसंख्यक वर्गों को उकसा रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं कि SC/ST के अंदर आपके आरक्षण का हिस्सा बनता है, OBC में आपके आरक्षण का हिस्सा बनता है, जर्नल लोगों की संपत्ति के ऊपर भी आपका हिस्सा बनता है। तो आप हमें एक बारी मतदान करने का काम कीजिए, इन सभी लोगों की संपत्तियों को छीनकर, और आप लोगों को SC/ST का आरक्षण, OBC का आरक्षण हम देने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से इस देश के लोगों को, जिन लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया, जिन लोगों ने इस देश के लिए खून पसीना बहाकर इस देश को ताकत देने का काम किया, उन लोगों के हितों के लिए आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस के इस देश विरोधी ताकतों का और उनकी सोच का हमें विरोध करने की आवश्यकता है। आप सभी को मैं ये बात कह के अपनी बातों ख़त्म करता हूँ। आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। आपने मेरी बात को सुना और अपना बंटवारा उस व्यक्ति के साथ किया जाए तो फिर इस देश में काम करने की जरूरत कौन तो समझेगा। तो इस प्रकार का एजेंडा जो कांग्रेस आज लेके आई है, इसको हमने लोगों के बीच में ले जाकर इसका कंडम करना है, लोगों को अवेयर करना है। 5 अप्रैल को महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम किया और उसमें कह दिया कि हमारी सरकार बनते ही हम तुरंत सर्वे कराएंगे कि इस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, और उस संपत्ति को फिर सारी टोटल पॉपुलेशन में कैलकुलेट करके फिर एक समान वितरण करने का काम करेंगे। विचार ही नहीं है, सोच ही नहीं है। इसी प्रकार से
इन लोगों ने कहा है कि कांग्रेस नौकरी पेशा लोगों ने अपने जो एफडी करवाई है या कोई अपना धनराशि बैंकों के माध्यम से जमा कराई है और वो कहते हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे कि उसकी एफडी तो जो जिस व्यक्ति ने कराई है उसको ज़रूरत है या नहीं है। यदि उसको लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सर्वे कराएंगे, और यदि उसकी ज़रूरत उसको नहीं लगती तो फिर उस एफडी को वो उन लोगों में बांट देंगे जिनके पास एफडी नहीं है। आप जो कांग्रेस का हिडन एजेंडा है उसमें कांग्रेस का घोषणा पत्र 2024 स्पष्ट है। इसमें विशेष रूप से कहा कि कांग्रेस जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना करेगी और एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी और आंकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई के एजेंडे को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। आपका ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश और प्रदेश के मतदाता और आम व्यक्ति तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं। इन्होंने अभी अपना घोषणा पत्र 2024 कांग्रेस ने जो घोषित किया है, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। जो लोग वर्षों से इस तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस तुष्टीकरण के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनने के बाद हमने प्रत्येक व्यक्ति के विकास का एजेंडा बनाया है, परंतु कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र के अंदर टुकड़ों में बांटकर लोगों को लोभ प्रलोभन देकर लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट की अपील की है। इसमें कुछ चुनिंदा मुद्दे ऐसे हैं। कांग्रेस कहती है आप लोग हमें मतदान कीजिए, हमें वोट दीजिए, हमारी माता बहनों के पास जो सोना है हम कानून बनाएंगे कि उसका हम सर्वे कराएंगे, कांग्रेस ने कहा। और यदि उस सर्वे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएं, वो फिर हम सरकार के पास जमा करा के फिर हम जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं उन तक वो पहुंचाने का काम करेंगे। मैं छोटा सा बात कहना चाहता हूं। अपने नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का एक निर्देश था कि पिछले दिनों जो कांग्रेस और ईडी गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है, कुछ मुद्दे उसमें ऐसे हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा आने वाले समय में खतरा हो सकता है। वो शॉर्टकट के लिए इस प्रकार से पूरे देश को, पूरे समाज को इस प्रकार से टुकड़ों में बांटकर और कुछ ऐसे वर्गों को इस प्रकार का लालच और लोभ देकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान की उन लोगों ने एक छुपे हिडन एजेंडे के तहत एक योजना बनाई है। और वो कांग्रेस और ईडी गठबंधन का हिडन एजेंडा कोई आज का नहीं है, देश की आज़ादी के समय से उनका चल रहा है।